एक गांव के बीचों बीच से एक हाईवे गुजर रहा है और इसी की वजह से गांव के दो हिस्से बढ़ जाते हैं, दो पार्टों के रूप में मशहूर हो जाता है। दरअसल एक पार्ट को बोलते हैं पुराना टोला और दूसरे पार्ट को बोला जाता है नया टोला। पुराने टोले पर ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और नए टोले पर ज्यादातर हिंदू समाज के लोग रहते हैं। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है और उस मंदिर की बड़ी आस्था है, बहुत दूर दूर तक इसकी आस्था फैली हुई है। जैसा कुछ दिन पहले की बात है कि मंदिर की जमीन को जोतने को लेकर इसी बीच में विवाद हो जाता है। इसी विवाद के चलते हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मामला चौकी थाने तक पहुंचता है, लेकिन पुलिस जितनी ईमानदारी से पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस ने उतनी ईमानदारी से इस मामले में कार्रवाई नहीं की। कुछ दिन और बीतते हैं और अचानक से ही इस मंदिर में एक पुजारी होते हैं, केयर टेकर होते हैं और गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद पुलिस, गांव के लोग उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जब लाश मिलती है, लाश भी बहुत ही भयानक रूप में मिलती है। दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं, उनकी जीभ काट दी जाती है, साथ ही उनके गुप्तांग भी काट दिए जाते हैं और उनके शरीर में इतनी यातनाएं दी जाती हैं, बहुत ज्यादा। और जैसे ही ये खबर लोगों तक फैलती है, जहां जहां तक ये खबर फैलती है वहां वहां तक के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इसके बाद फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन पुलिस ने जो घटनाक्रम का खुलासा किया था, उस घटनाक्रम के खुलासे को लेकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच हो सकता है। आज कहानी उसी मंदिर की पुजारी की है जिनके साथ ये बड़ा हादसा होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है गोपालगंज, और गोपालगंज का एक थाना लगता है मांझागढ़, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है दानापुर। दरअसल बात कर रहा हूं 16 दिसंबर 2023 की सुबह, जब लोग अपने घरों से खेतों की तरफ निकल रहे थे तो रास्ते में जाते हुए पे एक सुधा डेयरी लगती है। सुधा डेयरी के पास से कुछ दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध को पीछा करता करता एक गांव का एक व्यक्ति जैसे जाकर देखता है तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश को देखने के बाद वो व्यक्ति जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, और देखते ही देखते गांव के लोगों का वहां पर जमघट लग जाता है। कपड़ों से पहचान की जाती है। ये तो गांव के जो मंदिर है, दरअसल गांव में एक प्राचीन दानेश्वर नाथ शिव मंदिर है, वहां के ये पुजारी होते हैं। ये सुनने के बाद अब देखते ही देखते ये घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। इसी बीच में पुलिस भी सूचना मिलने पर आ जाती है। दरअसल थोड़ा सा जानकारी आपको दूं कि गांव में जो प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर पर पुजारी होते हैं बैजनाथ। बैजनाथ जी की जो आंखें थी, कुछ लगभग 1 साल पहले दोनों आंखें खराब होने की वजह से उन्हें नया बनवाया जाता है। उसमें कुछ डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अब उन बैजनाथ जी के 4 बच्चे होते हैं। 4 में सबसे छोटा वाला बेटा होता है, इसका नाम मनोज शाह होता है। मनोज शाह कहता है कि मैं इस मंदिर की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं यहां पर पूजा पाठ करा दिया करूंगा, साथ ही इसका केयर टेकर बन जाता हूं। उनकी जो पुजारी पिता हैं वो आराम करने लगते हैं और बेटा इस गांव के मंदिर में पुजारी भी बन जाता है और केयर टेकर बन जाता है। साथ ही उसके साथ 2 और लड़के होते हैं, वो दोनों लड़के भी साथ रहते थे, मदद कराया करते थे। लेकिन ये अचानक से जब गायब हो जाते हैं, रात यानी कि 10 दिसंबर 2023 की रात को अचानक से गायब हो जाते हैं और उसके बाद इनको तलाश करने की कोशिश की जाती है। जब तलाश करने वाली बात आती है तो फिर ये मिलते नहीं हैं। इनके एक बड़े भाई होते हैं जो गांव के पूर्व मुखिया भी थे, अशोक कुमार शाह। ये थाने जाते हैं मांझागढ़ में और जाने के बाद एसएचओ को एक रिपोर्ट देते हैं। कहते हैं कि जो मेरा भाई है वो गांव के मंदिर में पुजारी है, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। अब पुलिस ने वो तहरीर तो लेकर रख ली, लेकिन पुलिस ने शायद पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस तहरीर पर काम नहीं किया और धीरे धीरे करके ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। और जब कई दिन बीत जाते हैं तो 16 दिसंबर 2023 को अब ये इनकी लाश मिल जाती है पुजारी जी की, और जैसी लाश मिलती है तो लोगों में एकदम उबाल फैल जाता है, गुस्सा फैल जाता है। यहां से एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ पूरा गांव है, यानी कि गांव का नाम दानापुर है और गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पुराना टोला, नया टोला। अब जैसे ही ये बात पता चलती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इस गांव में इस मंदिर की जमीन को लेकर झगड़ा भी हुआ था, वहां दोनों संप्रदाय के लोग यानी कि हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ जाते हैं। अब लोगों के दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है कि इस पुजारी यानी कि पुजारी साहब को नुकसान पहुंचाने में मुस्लिम समुदाय के लोगों का अहम रोल रहा है। और देखते ही देखते विधायक, सांसद, बड़े बड़े नेता मौके पर जुट जाते हैं और मौके पर जुटने के बाद हंगामा शुरू हो जाता है। पुलिस यहां पर एसएचओ दिनेश कुमार यादव अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहे थे, लोग उग्र हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। अगर तुमने पहले इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो पुजारी जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जैसे ही उन्होंने रोकने की कोशिश की भीड़ भाड़ को, तो भीड़ उग्र हो जाती है और लोगों ने फिर पथराव करना शुरू कर देते हैं। पुलिस के वाहन थे, पुलिस के वाहन भी तोड़ ताड़ दिए, आग लगा दी। इसी बीच में पुलिस वाले कई घायल भी हो जाते हैं। देखते देखते हंगामा बढ़ने लगता है तो एसडीपीओ प्रांजल वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। एसपी प्रभारी होते हैं
हृदयकांत वो भी आ जाते हैं और डीआईजी विकास कुमार। अब देखते ही देखते बड़े बड़े ऑफिसरों का जमघट लग जाता है। भीड़ लगातार उग्र हो रही थी तो पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है। जब पुलिस ने हवाई फायरिंग की तब जाकर भीड़ शांत होती है और शांत होने के बाद जब भीड़ तितर बितर होती है तभी यहां लगभग 10-12 थानों की पुलिस भी आ जाती है, फोर्स आती है और लोगों को भीड़ को किस तरह से शांत कराया जाता है। शांत कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि जो पुजारी जी हैं उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई हैं, साथ ही उनकी जीभ काट दी गई है और उनके गुप्तांग है उसको भी काट दिया गया है, साथ ही गले में एक सरिया डाला गया है और साथ ही उन्हें इतनी ज्यादा यातनाएं दी गई हैं जिसके बारे में सोचकर भी शर्मसी पैदा हो जाती है कि आखिरकार पुजारी जी का दुश्मन कौन हो सकता है। उम्र महज 23 साल और 23 साल के पुजारी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बस आसपास के इलाके में जहां जहां तक ये खबर फैल रही थी, जहां जहां तक इस मंदिर की मान्यता थी, उन लोगों का भी जमघट लगना शुरू हो जाता है। पुलिस से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसमें हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाए। पुलिस पर लगातार दबाव पड़ने लगता है। अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार यानी कि बिहार प्रदेश सरकार को भी घेरने की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी जाकर डीआईजी साहब विकास कुमार एक टीम गठित करते हैं, एसआईटी, जो कि एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है। वो कहते हैं कि इस मामले की जांच पड़ताल करो और जितनी जल्दी हो सके हत्यारों को गिरफ्तार करो। अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अपनी टीम अपने काम करना शुरू कर देती है। मुजफ्फरपुर से यहाँ पर एफएसएल टीम आती है, सर्विलांस की टीम आती है और जो फोरेंसिक टीम आती है। तमाम टीमें आने के बाद जब सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस के हाथ कुछ सबूत लग नहीं रहा था। हालांकि पुलिस को एक सीडीआर मिलती है, सीडीआर में एक नंबर मिलता है और नंबर जब मिलता है तो उसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया। दरअसल जिस रात ये गायब हुए थे 10 दिसंबर 2023 की रात 12:40 पर ये दो और साथियों के साथ अपने मंदिर के अंदर सो रहे थे, केयरटेकर होने की वजह से भी, और साथ ही में उन्हें अच्छा लगता था कि वो घर पे ना सोकर सीधा मंदिर पर ही जाकर सो जाया करते थे। अब रात 12:40 के आसपास इनकी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद वो चुपके से मंदिर से बाहर निकलते हैं और ये जो दृश्य होता है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। लेकिन इसी बीच में क्यों उठे क्यों नहीं उठे, पुलिस ने जब सीडीआर की तलाश की और सीडीआर से पता चलता है कि गांव की ही एक महिला है जिसका नाम सुनीता देवी है। आखिरकार सुनीता देवी ने रात को फोन किया और उनके फोन के बाद ये उठते हैं और चले जाते हैं। सुनीता देवी को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की तो लेकिन वो इधर उधर की बातें बताना शुरू कर देती हैं। जब पुलिस ने सुनीता देवी से सख्ती से पूछा तो उन्होंने एक और नाम लिया और वो नाम था अमित कुमार का, जो कि उनका बेटा लगता है। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस और ज्यादा सख्त होती है और सख्त होने के बाद जब पुलिस पूछने लगती है तो पुलिस के सामने एक बात सामने आती है। दरअसल गांव की ही एक लड़की है जिसका नाम नेहा कुमारी है, जिसकी मार्च 2023 में शादी होती है और 7 दिसंबर 2023 को गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए नेहा कुमारी अपने पति के साथ आई थी। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उस लड़की को, नेहा कुमारी को, मंदिर पे जाना था पूजा करने के लिए और जैसे वो अपने पति के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि जो मंदिर के पुजारी हैं मनोज कुमार, उन्होंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे अकेले में खींचने की कोशिश की और इस दृश्य को देख लिया था उस नेहा कुमारी के पति ने। और जैसे ही पति ने देखा तो पति को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद वो अपनी पत्नी से लड़ने लगता है। बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार पुजारी जी ने तुम्हें इस तरह से क्यों पकड़ा, क्यों खींचा। और देखते ही देखते कहासुनी हो जाती है। अब इसका लड़की का जो पति होता है फोन पर लगातार टॉर्चर करना शुरू कर देता है। आखिरकार वो लड़की परेशान हो जाती है। नेहा अपने परिवार से बातचीत करती है, कहती है कि आज मंदिर में पुजारी जी ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है। अब इससे कुछ कहानी आगे बढ़ती है। पुलिस अब इस लड़की की तलाश में जुट जाती है। नेहा कुमारी को भी हिरासत में लिया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद फिर नेहा कुमारी ने जो बताया वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला होता है। दरअसल नेहा कुमारी बताती है 3 साल से ये एक दूसरे के संपर्क में थे, एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। उस लड़के यानी कि पुजारी के साथ अवैध संबंध भी इनके बन चुके थे। इस रिश्ते को कोई मान्यता नहीं देता क्योंकि वो चुपचाप अपने एक रिश्ते में बंधे हुए थे और इस लड़की की एक शादी की बात तय हो जाती है मार्च 2023 में। इस लड़की की जब शादी होती है, शादी धूमधाम से हो जाती है और ये बात फिर पुजारी जी को पता चलती है। लेकिन पुजारी जी को बड़ा अजीब लगता है। पुजारी जी जिससे इस लड़की को पहले भी अकेले में बुलाया करते थे मिलने के लिए, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, अवैध संबंध बन जाते हैं। और इसी बीच मौका पाते ही पुजारी जी ने यानी कि मनोज कुमार ने इस लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति वाला जो वीडियो होता है वो अपने मोबाइल, अपने कैमरे में कैद कर लिया। और कैद करने के बाद इस लड़की को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। लेकिन जब शादी हो जाती है तब ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारा एक वीडियो बनाया था, अब तुम्हें जब मैं बुलाऊंगा तब तुम्हें आना पड़ेगा। नेहा कुमारी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, अब तुम अपनी जिंदगी में अपना रहो, मुझे अपनी जिंदगी में रहने दो। लेकिन नेहा कुमारी लगातार समझाने के बाद भी उन पुजारी जी को समझाने में असमर्थ हो रही थी और वो बार बार उन्हें बुलाने की कोशिश करते थे। लेकिन हद तो तब हो जाती जब 7 दिसंबर को उसके चचेरी बहन की शादी होती है। वो शादी में शामिल होने के लिए आती है और मंदिर में ही पुजारी जी उसका हाथ पकड़ खींच लेते हैं और ये पोल खुल जाती है। जब ये बात परिवार को पता चलती है तो परिवार वालों ने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए और तभी उन्होंने 10 दिसंबर 2023 की रात को
इसकी चाची के फोन से फोन किया जाता है और फोन करने के बाद पुजारी जी को अपने घर पर बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद पुजारी जी को बाकायदा बंधक बनाया जाता है। बंधक बनाने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। बस टॉर्चर करने का एक ही मकसद था कि जो वीडियो तुम्हारे पास है उस वीडियो को दे दो। वो वीडियो देने में शायद असमर्थ रहे होंगे, इसलिए इन्होंने उन पुजारी जी को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और लगातार वैसे करते चले जाते हैं। हालांकि 11 दिसंबर 2023 को पुजारी जी के जो भाई होते हैं और इस गांव के पूर्व मुखिया भी होते हैं, उन्होंने संबंधित थाने में जाकर ये गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने शायद इस मामले को उतनी गंभीरता से लिया नहीं था। यदि पुलिस गंभीरता से लेती तो शायद पुजारी जी आज जिंदा होते और उन्हें जितनी यातनाएं उन्हें दी गई थी उतनी यातनाएं भी उन्हें नहीं दी जाती। पहले गले में एक दुपट्टा डाला, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा, उन्हें कुर्सी पर बांधा गया था, बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था और देखते ही देखते उनकी दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं। आंखें निकालने के साथ साथ उनकी जीभ भी काट दी जाती है और जीभ काटने के साथ उनका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया जाता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता रहा। लेकिन इस बीच में उनकी मौत तो हो जाती है। मौत होने के बाद अब इनकी लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। ये 10 तारीख को घर से निकले थे, यानी कि मंदिर से निकले थे। 11 तारीख हो जाती है, 12 तारीख हो जाती है, 13 तारीख हो जाती है, 14 तारीख भी हो जाती है। इस तरह से 15 तारीख को शायद इनके घर में दुर्गंध भी आने लगी थी। उन्हें लगा कि अब यहां पर ये लाश ज्यादा देर तक रहेगी तो शायद ये आसपास के लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने उस लाश को चुपके से वहां से रात 15 दिसंबर की रात को निकाला। और निकालने के बाद गांव में ही एक डेयरी है, सुधा डेयरी, उसके पास झाड़ियां हैं और झाड़ियां में उस लाश को फेंक कर ये सोच रहे थे कि शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन गांव के लोग समझ रहे थे कि गांव के जो कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने मंदिर की जमीन को जोतने बोने की कोशिश की थी, शायद पुजारी जी के साथ उन्होंने ही ये हादसा करने की कोशिश की है। बाकायदा उन पर शक भी जाहिर किया गया था, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी और यही कारण था कि गांव में एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। लोग आमने सामने आने को तैयार हो जाते हैं और गांव का माहौल एकदम से खराब होने की फिराक में पहुंच जाता है, जबकि गांव में इस तरह का कभी कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई फसाद नहीं था। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा किया। इसमें जो लड़की होती है नेहा कुमारी, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही जो उसकी चाची होती है सुनीता देवी, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। और नेहा कुमारी का भाई होता है अमित कुमार, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। खुलासा करने के बाद पता चला कि इस लड़की का अश्लील वीडियो बनाया गया था और उसी वीडियो के आधार पर पुजारी जी लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे लड़की को, और ब्लैकमेल करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की लगातार दबाव बना रहे थे। और वो लड़की ने पुलिस का सहारा लेने की बजाय अपने परिवार को ये पूरी कहानी बताई और परिवार ने शायद इस घटनाक्रम को बहुत बुरी तरह से अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है, लेकिन पुलिस को अभी शक यह है कि इस घटनाक्रम में 3 नहीं बल्कि और भी लोग शामिल हैं और पुलिस की अभी जांच जारी है। पुलिस का यह कहना है कि जितनी भी जल्दी हो सकेगा इस सीडी जिसकी चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल की जाएगी और आरोपियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि गांव नहीं बल्कि आसपास के जहां जहां तक ये खबर फैलेगी वहां वहां तक लोगों को ये मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, अब चाहे वो कोई भी हो। इस घटनाक्रम का खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन ना तो लड़की के परिवार वालों को यकीन हो रहा है नेहा कुमारी के कि जो पुलिस ने खुलासा किया है वो सही है, और ना ही गांव के किसी व्यक्ति को यकीन हो रहा है कि जो खुलासा हुआ है वो सही है। पुजारी जी के ऊपर लगाए गए आरोपों को लोगों ने बेबुनियाद बताया है, लेकिन पुलिस कहती है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता जानकारी है, इसलिए हमने इस घटनाक्रम का खुलासा किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आपको बताना है कि वाकई अगर नेहा कुमारी या उसके परिवार ने पुजारी जी की हत्या की है तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। और पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही 11 दिसंबर को रिपोर्ट मिल चुकी थी, FIR दर्ज हो चुकी थी, तो उसमें पुलिस को ईमानदारी से काम करके पुजारी जी की जिंदगी को बचाना चाहिए था। दोस्तों, जाते जाते आज मदन शाह हैं, बक्सर के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही प्रेमजीत हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। एक इकराम सिद्दीकी हैं जो कि फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इन तीनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें फैजुल हसन है, तालिब खान, विकास पटेल, तपेंद्र कुमार, शुभम प्रजापति, अरबाब अली खान, योगेश कुमार, तारिफ खान, अमित पासवान, पंकज गुप्ता, अरविंद कुमार, निशु, कार्तिक गौतम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।